हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में शुरू करा था हिमाचल के जीके के बारे में पढ़ना, और जैसा कि मैं आपको बता के गया था कि सबसे पहले ज्योग्राफी क्यों पढ़ी जाएगी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और जो हमने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करी थी उसी की ये लेक्चर 2 है, या वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो वीडियो 2 आपको ये दिख रही होगी। इस पूरी की पूरी लेक्चर में हिमाचल की ज्योग्राफी जो है वो बनी कैसे, हिमाचल कैसे बना, इसके बारे में देखेंगे। मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका था कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य जिसको हम आज जानते हैं वो तो बहुत बाद में बना। आज़ादी के बाद हम देखते हैं पहले यूनियन टेरिटरी और फिर राज्य तक का जो सफ़र है उसको अभी तो सही तरीके से 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। अगर मैं हिमाचल की बात करूं, अगर मैं हिमाचल में रहने वाले लोगों की बात करूं, उस ज़मीन की बात करूं जिसको आज हम हिमाचल प्रदेश की तरह जानते हैं, ये तो पहले भी थी। ये तो हिमाचल प्रदेश के बनने से पहले भी कई हजार, कई लाख, कई करोड़ सालों से वैसी की वैसी ही है। तो ये ज़मीन बनी कैसे, जहां पे हम देखते हैं आज़ादी के बाद एक प्रदेश बना जिसको हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसकी आज हम कहानी देखने वाले। हर एक कहानी के कई पहलू होते हैं। कहते हैं कि 10 मुंह 1000 बातें, है ना, और जितनी आंखें उतने पर्सपेक्टिव, उतने दृष्टिकोण। वैसे ही हम देखते हैं कि अलग अलग इसके पीछे थ्योरीज है, अलग अलग इसके पीछे दृष्टिकोण है। जो मेजरली हम देखते हैं 2 तरीके के दृष्टिकोण है। पहले हम बात करते हैं मिथोलॉजी की, जो हमारे पुराणों में से खासकर जो जिक्र मिलता है जलंधर पुराण में, उसके अलावा कई पुराणों में जिक्र मिलता है, ऋग्वेदा में जिक्र मिलता है हिमालयस का। उनके अनुसार हिमालय कैसे बना था, एक मिथोलॉजिकल व्यू देखेंगे। दूसरा साइंटिफिक हम देखते हैं या जियोलॉजिकल व्यू या पर्सपेक्टिव आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस सेशन को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आप तक रोज़ लेक्चर लाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि आप मिलजुल के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जो है, अगर इसकी मैं बात करूं तो इस ज़मीन को इतिहास में कई अलग अलग नामों से अलग अलग वक्त में जाना जाता रहा। एक श्लोक भी है, हिमाचलस्य खंडस्य पंच, मतलब हिमाचल के खंड 5 खंडों में हिमाचल बंटा हुआ है। पहले खंड में उसमें कश्मीर की बात होती है, दूसरे खंड में जिक्र आता है एक जगह का जिसका नाम कहा जलंधर, और ये जलंधर दूसरा जो खंड है ये आज का हिमाचल है। उसके बाद कहा जाता है तीसरा खंड कुमाऊं है, चौथा गढ़वाल है और 5वां नेपाल है। 5 खंडों में हिमाचल बांटा गया। ये मैं पुराणों से श्लोकों का आपका रेफरेंस दे रहा हूँ। लेकिन जो आज हम कहानी सुनेंगे ये जलंधर राक्षस की कहानी होने वाली है, और इस कहानी के अनुसार हम देखते हैं कि क्या है पूरा का पूरा मामला है, उसको जानेंगे। तो पहले जलंधर शब्द जो है इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं ये पूरी जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ दूँ तो मैं इन मिथोलॉजी, मतलब मिथोलॉजी के अनुसार हिमाचल का जो रीजन है एंशियंट टाइम्स में, पुराने वक्त में, ठीक है, क्या कहा जाता था इसको, ज्योग्राफर। ज्योग्राफर्स मतलब कौन, ज्योग्राफी के विद्वान, भू विज्ञान के विद्वान, ठीक है। हम देखते हैं कि ज्योग्राफी के जो विद्वान हैं वो इस जगह को जलंधर कहते थे, ठीक है, जिसको आज हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में भी बताया था कि जितने भी शब्द है ना वो 2 छोटे शब्दों को मिला के उनकी संधि करके बनाए गए होते हैं। तो हम उन्हीं शब्दों को तोड़ते हैं ताकि मतलब समझ सके। तो जलंधर को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, जलम और धरती, ठीक है, जलम और धरती इति जलंधरती। जलम और धरती को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, जलंधरती। उसी से क्या आएगा, जलंधर। मतलब ऐसी धरती जहां से जल पैदा होता है, या जहां पे जल की धरती है, जो जल की, पानी की धरती है। अच्छा, अब ऐसा नाम क्यों रखा गया? तो हम पंजाब की 5 नदियों की बात करें तो उनमें से कई मुख्य नदियां जो है या फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आज के हिमाचल जो है यहीं के पहाड़ों के ग्लेशियर से या फिर ऊंची ऊंची लेक से ओरिजिनेट होती हैं। अगर मैं बात करूं चेनाब की तो हमें पता है कि चंद्रताल, सूरजताल, लोअर स्पीति जिले में 2 हम देखते हैं लेक्स हैं। इनमें से चंद्रा और भागा, चंद्रताल से चंद्रा और भागा जो है सूरजताल से आती है। हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि टांडी के पास जुड़ के
ये क्या करती है, बाद में जब जम्मू में जाती है तो चेनाब कही जाती है। रावी बड़ा बंगाल के ग्लेशियर से निकलती है। उसके अलावा मैं बात करूं ब्यास की तो रोहतांग पास के पास से हम देखते हैं कि आती है। सतलुज की बात करूं तो शिपकीला पास से होती हुई किन्नौर में एंटर करती है, हालांकि उसकी जो ओरिजिनेशन है वो तिब्बत में होती है। अच्छा, वैसे ही मैं अलग अलग जितनी भी नदियां हैं पंजाब की, उनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ये ट्रिब्यूटरी हैं या सहायक नदियाँ, जो छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में बाद में पानी ऐड ऑन करती है ताकि बड़ी नदियाँ बह पाए। इनका ओरिजिन भी आप देखोगे तो हिमाचल के जो पहाड़ हैं, हिमाचल के पहाड़ों के ऊपर जो लेक्स हैं, जो ताल हैं, जो डल हैं, पहाड़ी में जो लेक है ना, लेक को डल कह देते हैं। डल है जो हम देखते हैं, ताल भी कह देते हैं, ताल हैं, या फिर जो ग्लेशियर है ना, उनमें से ही हम देखते हैं कि ये सारे के सारी नदियां निकलती हैं। इसीलिए इसको जलों की धरती, जलंधर या जल धरती कहा जाता है। अब पुराणों में इससे जुड़ी क्या कहानी है उस पर नज़र डालते हैं। तो अगर आप पुराणों से जुड़ी कहानी पे नज़र डालोगे तो आप यहाँ पे, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप यहाँ पे ये देखो, ये जो पेंटिंग है ना, ये अपने आप में एक हिमाचल की खासियत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेंटिंग है ना, ये है पहाड़ी मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग, जो मुगलिया आर्ट स्टाइल से इंस्पायर होती है। और जब हिमाचल में हम आगे राजाओं के बारे में देखेंगे तो हम देखेंगे बसोली स्कूल ऑफ आर्ट, गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट, आपने सुना होगा गुलेर राज्य के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में वैसे ही एक बसोली राज्य था। चंबा स्कूल ऑफ आर्ट, कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट, अनरेटा, आप कांगड़ा में जगह के बारे में, अगर आप हिमाचल में कांगड़ा से हैं तो आपने सुना होगा। बहुत सारे दोस्त भी होंगे आप जिनका सरनेम गुलेरिया होगा, जो गुलेर रियासत से संबंध रखते हैं। तो आपने जब कभी हिमाचल के किसी म्यूजियम में विजिट किया होगा तो इस तरीके की पेंटिंग्स जरूर देखी होगी। इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे। अब ये जो हिमाचल की पेंटिंग्स है ना, इनको कहते हैं मिनिएचर, क्योंकि छोटे छोटे मिनिएचर्स आपको दिखेंगे। ठीक है, इसकी अलग खासियत है। आर्ट एंड कल्चर में आपको मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। लेकिन इसमें होता क्या था कि जो कथाएं हैं, उन कथाओं को हम देखते हैं। जैसे अगर मैं मान लूँ, अगर मैं कथाओं का एग्जाम्पल लूँ, रामायण हो गया, महाभारत के सीन हो गए, कृष्ण लीला हो गई, इस तरीके के जो, और शिव जी के रिलेटेड जो कहानी है, शिव पुराण की कहानियाँ, विष्णु पुराण की कहानियाँ, उनको दर्शाया जाता था। ये जलंधर पुराण की एक कहानी है जिसमें शिव जी जो है जलंधर राक्षस का, आप देख पा रहे होंगे, वध कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से जुड़ी हुई कहानी है। तो जलंधर कहा जाता है एक राक्षस का नाम था, डीमोन का नाम था। क्या नाम था? राक्षस का नाम था। जो सागर, अब देखना यहाँ पे लोगों ने, आप इसको मिथोलॉजी समझिए या लोगों का मेटाफर समझिए, उनका ज्ञान समझिए, ये आपके ऊपर है, ये आपका पर्सपेक्टिव है। मैं आपको बस फैक्ट्स बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया एक हम देखते हैं कि जलंधर एक राक्षस है जो सागर, सागर का मतलब यहाँ पे क्या है? महासागर, ओशन। सागर और गंगा का पुत्र है। किसका? सागर और गंगा। और ये स्टोरी किसमें है? पद्म पुराण में है। बाद में हम देखते हैं कि यही जो स्टोरी है ये आपको जलंधर पुराण में भी मिलेगी। इन दो पुराणों में इस कहानी का आपको जिक्र मिलेगा जो बताती है कि हिमालयाज बने कैसे। इट टेल्स यू अबाउट जियोफिजिकल फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। ठीक है, इन रिमोट पास्ट, बहुत पहले। और अगर मैं सही से कहूं भी तो कहा जाता है लगभग 40 से लेके 50 से लेके 40 मिलियन साल पहले, मतलब 4 से 5 करोड़ साल पहले हिमालयाज का बनना शुरू हुआ था। ठीक है, और आज भी हम देखते हैं कि हिमालयाज में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये अगर इंसान के हिसाब से देखें तो बहुत पुराना इतिहास हुआ। अब कहानी को देखते हैं। तो अब यहाँ पे कहानी को देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे इसकी मदद लूँगा। ठीक है, मुझे 1 सेकंड का वक्त देंगे ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से जो है वो एनिमेशन से समझा सकूँ। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आज की अगर मैं बात करूं तो आप ये जो मैं चित्र बना रहा हूं इसको आप जरूर पहचान पाएंगे। ये कुछ और नहीं, हमारा अपना घर, हमारी पहचान भारत है ना। ये हमारा देश, हमारी अपनी पहचान, हमारा अपना घर भारत है ना। अगर मैं भारत की यहाँ पे बात करूं तो हमें पता है कि भारत के नीचे यहाँ पे हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशन है। और इसी इंडियन ओशन में हिंद महासागर की दोनों तरफ बॉडीज हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो अरब सागर, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगी?
बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। यहां पे आपको अरब सी या अरब सागर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको जरूर भारत में हम देखते हैं कि देखने को चीजें मिलेंगी। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो जब थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग, जस्ट गिव मी सेकेंड, मुझे यहाँ पे ठीक है, जस्ट गिव मी सेकेंड। ठीक है, चल यहाँ पे लाइट पड़ रही थी, माइट भी आपको दिखाई ना दे, तो मुझे वो सेट करने का वक्त चाहिए था, मैंने वो कर दिया। चलो अभी हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं ये अरब सागर है और ये बे ऑफ बंगाल है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर है हिमालयास, इधर आपको दिखेंगे द ग्रेट हिमालयास, ठीक है। भारत के सर का ताज हिमालय, आपको पर्वत यहाँ देखने को मिलेंगे। इन्हीं हिमालय पर्वत से भारत की सबसे लंबी और सबसे पूजनीय नदी, जिसको पूजा तक जाता है, देवी तक कहा जाता है, गंगा, यूं निकलती है। अपना सफर तय करते हुए वो क्या करती है, समंदर में मिल जाती। क्या करती है, समंदर में मिल जाती। तो ये कहानी भी इसी भारत की है, ठीक है। और यही गंगा नदी यहाँ रहेगी, यही समंदर रहेगा। अब देखो इस कहानी में क्या है, अब देखो ये जो भारत का हिस्सा है ना, ठीक है, यहाँ पे आगे पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है, जिसको मैं यूं डॉटेड लाइन से आपको बता रहा हूं, ठीक है, इसको इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब ऐसी जमीन जो तीनों तरफ से पानी से घिरी हो। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन, इस तरफ क्या है, अरेबियन सी, तीन तरफ से पानी से घिरी है। इसको क्या कहूंगा, इंडियन पेनिनसुला। हिंदी में प्रायद्वीप भी कह देते हैं। कई लोगों का कहना था कि एक द्वीप की तरह ही है, ऊपर से हिमालय काट रहा है, यहाँ से सिंधु नदी आएगी, इधर हम देखते हैं कि आपको देखने को मिलेंगे हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस, तो ये चारों तरफ से कटा हुआ है, तो इसको कई लोग द्वीप की तरह देखते थे। और पुराने वक्त में इस जगह को कहा जाता था जाम्बू द्वीप। क्या कहा जाता था, जाम्बू द्वीप। मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, जाम्बू द्वीप। अब ध्यान देना, अभी जो जाम्बू द्वीप है ना, कहा जाता था इस जाम्बू द्वीप पे पहले समंदर हुआ करता था। ध्यान देना, पहले मिथोलॉजिकल कहानी सुन लेना, फिर साइंटिफिक भी बताऊंगा। इस पे क्या हुआ करता था, समंदर हुआ करता था। उसी वक्त की बात है, समंदर में जाके मिलती थी कौन, गंगा नदी। इन दोनों का आपस में विवाह होता है। उस विवाह से इनको एक संतान की उत्पत्ति होती है। उस संतान की अगर हम बात करें तो बड़ा ही प्रबल था, बहुत ही शक्तिशाली था। जब वो छोटा था उस वक्त वो एक बार रो रहा था, और उसकी रोने की जो आवाज है शेर के दहाड़ से लाखों गुना ज्यादा हम देखते हैं कि गर्जन करने वाली थी। वो गरजती हुई ब्रह्मा जी के कानों में पड़ी जो तपस्या कर रहे थे, तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये इतना जोर जोर से कौन दहाड़ रहा है। जब वो देखने आए तो देखा एक बालक, एक बच्चा, नवजात बच्चा रो रहा है। वो अचंभित हो गए कि एक बच्चा इतनी गर्जन कैसे कर पा रहा है। जैसे ही उसको देखने के लिए वो उसके पास गए, कहते हैं उस बच्चे ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया, और वो ब्रह्मा जी के कई प्रयासों के बाद भी दाढ़ी नहीं छोड़ रहा था। उसी वक्त हम देखते हैं कि सागर, जो कि उस बच्चे के पिता थे, उनके हम देखते हैं कहने पे वो बच्चा ब्रह्मा जी की दाढ़ी छोड़ देता है। इसी वक्त ब्रह्मा जी कहते हैं कि बच्चा तो अपार शक्तिशाली है, और ब्रह्मा जी उसको कई वरदान देते हैं। उसी के साथ उसका नाम रख देते हैं जलंधर, ठीक है। उसी जलंधर राक्षस की बात करें। जैसे ही वो बड़ा होता है उसको हम देखते हैं शिक्षा की जरूरत महसूस होती है, और वो जाता है शुक्राचार्य के पास। ये शुक्राचार्य कोई और नहीं, जो शुक्र ग्रह है, आज ही हम देखते हैं कि जो ज्योतिष है उसमें कहा जाता है ये शुक्राचार्य का घर है। शुक्राचार्य कोई और नहीं, राक्षसों के, दानवों के, पिशाचों के देव नहीं, इनके गुरु माने जाते हैं। जैसे हम देखते हैं बृहस्पति जो है वो देव माने जाते हैं, एक गुरुदेव माने जाते हैं, किसके, देवों के। वैसे ही शुक्राचार्य राक्षसों के, दानवों के, इन सबके। तो हम देखते हैं जलंधर भी शुक्राचार्य से शिक्षा लेने जाता है, उन्हीं से शिक्षा लेता है। और जब जलंधर उनसे शिक्षा लेता है तो उसको भी हम देखते हैं राक्षस की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अब
कई कहानियां हैं। एक कॉमन जो कहानी है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, हो सकता है आपने कई और कहानी सुनी होगी, लेकिन मैं पद्म पुराण और जलंधर पुराण के रेफरेंस से आपको कहानी बता रहा हूँ। हो सकता है आपने किसी के मुंह से एक ऐसी कहानी सुनी हो जो थोड़ी मॉडिफाइड हो गई हो, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कहानियाँ हो सकती हैं। तो जो ये कहानी है, इसमें कहा जाता है कि जलंधर जो है वो अपनी बीवी जिनका नाम था, उनकी अपनी जो पत्नी थी जिनका नाम था वृंदा, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि उनको वरदान था कि वो सुहागन ही मरेगी, या फिर हम देखते हैं कि उनका पति उनसे पहले नहीं मर सकता। दूसरा उनको वरदान क्या था कि वो जल्दी नहीं मरेंगी, तो वो नहीं मरेगी तो उनका पति भी नहीं मरेगा। इस वजह से जलंधर जो राक्षस जो है बहुत शक्तिशाली हो जाता है, और जो जलंधर का इलाका है, मतलब जो हिमाचल का इलाका है, किसी को भी उसमें बसने नहीं देता है, ऋषियों को मुनियों को बहुत सताता है। इसी बात से नाराज होकर ऋषि मुनि क्या करते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं और शिव के पास जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि वीणा जो वृंदा है, जो वाइफ थी जलंधर राक्षस की, उसको हम देखते हैं उसकी शक्तियों को, उसके वरदान को नाकाम करने के लिए विष्णु क्या करते हैं, विष्णु जलंधर राक्षस का रूप धर लेते हैं। और एक दिन जब जलंधर राक्षस घर में नहीं होता है तो वृंदा के साथ पिशाच विवाह कर लेते हैं। यहाँ पे विवाह का मतलब है इंटीमेसी। अलग अलग तरीके के विवाह का जो है वेदों में वर्णन करा गया है। अगर मैं बात करूँ तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, ठीक है, असुर विवाह। इनमें पिशाच विवाह क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बना लेता है, उसको जब वो इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब जब वो नशे में है, या फिर जब वो उससे संबंध बना लेता है जब वो मानसिक रूप से सही नहीं है, या फिर विकलांग है, या फिर उसको के साथ छल करके, तो उस तरीके की इंटीमेसी को क्या कहा जाता है, पिशाच विवाह, जिसको आज की डेट में हम लोग अलग अलग नामों से भी जान सकते हैं। तो हम देखते हैं इसी तरीके का विवाह वृंदा के साथ विष्णु कर लेते हैं। अब इससे जो वृंदा है वो अपवित्र हो जाती हैं, पवित्र नहीं रहती है, तो उनका वरदान जो है वो भी अब काम नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद जलंधर राक्षस बहुत शक्तिशाली है, खुद भगवान शिव को आना पड़ता है इनका वध करने के लिए। जब जितनी बार इनका वध होता है, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं कि जितनी बार वध होता है उतनी बार इसका शरीर फिर से जुड़ जाता है। तो अब शिव जी बहुत सारे टुकड़े टुकड़े करते हैं शरीर के और अलग अलग जगहों में दफना देते हैं ताकि ये वापस से जुड़ ना पाए। कहा जाता है एक उसी में से जगह है जहाँ पे इसका राक्षस का कान गिरा था, उसी कान के ऊपर एक किला बना, जिसको पहाड़ी में किले को गढ़ या फिर हम देखते हैं कोट कहते हैं। तो कान के ऊपर जो गढ़ बना वो क्या हो गया, कांगड़ा। तो ये कांगड़े के किले की बात हो रही है। और भी कुछ कहानियां कहते हैं कि 48 कोस बड़ा शरीर था इस राक्षस का, और एक कोस 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है और 1.1 मील के बराबर होता है। तो इतना बड़ा शरीर था, जहां गिरा वहां आज जलंधर हम देखते हैं शहर बना है। कई बार देवी तालाब का जो मंदिर है जलंधर का, उससे भी ये कहानी जोड़ के देखी जाती है। कई हम देखते हैं कि कहानियां हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने यहाँ से क्या सीखा, ये जो कहानी आपने सुनी कि जलंधर जो अब जगह है, ठीक है, उसमें हमने देखा। अब देखो अब क्या कहते हैं कि जब अब हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया जलंधर को, जब उसके पिताजी ने दाढ़ी छुड़वाई, तो जलंधर को वरदान देने से पहले ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस बालक को वरदान दूंगा, इससे मैं नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन सागर को, जो सागर है उसको जाम्बू द्वीप से पीछे हटना पड़ेगा। तो कहा जाता है पहले इधर भी ऊपर सागर हुआ करता था, समंदर हुआ करता था, अब सागर पीछे हट गया और हम देखते हैं कि जाम्बू द्वीप बाहर आया, जहाँ पे लोग ऋषि मुनि और हम देखते हैं बाकी लोग बस पाए। तो ये थी एक कहानी। अगर आप इसको देखें तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे जिस वक्त पे ये कहानी लिखी गई होगी तो लोगों ने बहुत दिमाग लगाया होगा। डेफिनेटली इंडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड मास, जहाँ पे अभी इंडिया है वहाँ पे नहीं हुआ करता था, ये कहीं और हुआ करता था। और जहाँ पे आज भारत है वहाँ पे पहले समंदर हुआ करता था, टीथस सागर उसका नाम था, टीथस सी उसका नाम था, उसकी जगह भारत आता है। तो हम देखें कि उस ज़माने के हिसाब से अगर देखें तो शायद ये स्टोरी ठीक भी हो सकती है, लेकिन
अगर हमारे पास अभी क्या है, ज़्यादा इंसानों के पास नॉलेज है और इंसानों के जो हम देखते हैं कि जो साइंटिफिक टेक्निक्स है वो एडवांस हो चुकी है, तो इन्हीं साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बड़ी सारी ऑब्जर्वेशंस और बड़ी सारी थ्योरीज के बेसिस पे एक मॉडर्न थ्योरी है कि हिमालयास कैसे बने, या साइंटिफिक, वो ज़्यादा साइंटिफिक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर टेक्टोनिक थ्योरी जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, उसके बेसिस पे ये थ्योरी डेवलप है। कहा जाता था कि पहले एक कभी वक्त था, ठीक है, कई करोड़ साल पहले दुनिया का जितने भी आज हम देखते हैं ना, अगर हम बात करें दुनिया की, तो दुनिया में 7 अलग अलग महाद्वीप है ना। आपने 7 अलग अलग महाद्वीपों के नाम सुने ही होंगे। कौन कौन से महाद्वीप हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो महाद्वीप है, जो सबसे बड़ा भी माना जाता है, एशिया, जिसमें हम खुद रहते हैं। दूसरा जो महाद्वीप है वो क्या है, अफ्रीका। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, और सातवां कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशियाना के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ फ़र्क है, कभी बाद में जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो देखेंगे। आज हम देखते हैं कि दुनिया में ये अलग अलग महाद्वीप है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उस वक्त में एक ही बड़ा द्वीप हुआ करता था, ठीक है, पैंजिया उसका नाम था। पेंथसाला नाम के सागर ने उसको घेर के रखा होता था। धीरे धीरे अब ये कैसे आया, ये जियोमॉर्फोलॉजी जब तुम्हें पढ़ाऊंगा ना ज्योग्राफी के कोर्स में, तो उसमें तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। अभी आपने बस इस बात को याद रखना है कि जो ये पैंजिया है, पैंजिया में धीरे धीरे दरारें पड़ने शुरू हुई, वो दरारें बड़ी होती गई और वो दरारें टूट के, हम देखते हैं दरारें जो है अब बड़ी होने लगी, और जो ये पैंजिया ये टूट के बड़े बड़े हम देखते हैं भूखंडों में या फिर ज़मीन के टुकड़ों में, आसान भाषा में कहें, इंग्लिश में कहें तो लैंड मास में टूटना शुरू हो गया। पहले ये 2 बड़े लैंड मास में टूटता है, ऊपर वाले को यूरेशिया कहते हैं, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये जुड़ा हुआ था। अब इस गोंडवाना लैंड में आज का अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं आज का अफ्रीका, आज का अंटार्कटिका, आज का ऑस्ट्रेलिया, आज का इंडिया, मेडागास्कर, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आप ये वाला देख सकते हैं साउथ अमेरिका, ये भाग आता था, और ऊपर वाले में यूरोप, आज का एशिया, इंडिया के अलावा, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा आता था। तो अब हम देखते हैं ये जब टूटने लगा तो इसी टाइम पीरियड में देखो आप ये देख सकते हो यहाँ पे टूट गया, और आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे भारत कौन सा है। ये देखो, ये रहा हमारा अपना प्यारा देश भारत, दिस इज इंडिया। और हम देखते हैं कि ऐसे ही ना, अभी आपको ज्योग्राफी में मैं एराज और अपोचिस के बारे में बताऊंगा। ये हिमाचल की ज्योग्राफी है, जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। आपने बस यहाँ पे हिमाचल से रिलेटेड चीज़ों को याद रखना है। तो एक एरा है, नाम है उसका क्रेटिशियस एरा। क्या नाम है? क्रेटिशियस एरा। ये आज से अगर हम बात करें 144 टू 66 मिलियन साल पहले की बात है, ठीक है। 144 से 145 से लेके हम देखते हैं कि 66 मिलियन साल पहले की बात है, ठीक है। क्रेटिशियस एरा जो है, ठीक है, क्रेटिशियस एरा, ठीक है। इस वक्त में ये जो इंडिया है ना, ये नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगता है और खिसकता 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 आगे बढ़ने लगता है, और कई सालों के बाद हम देखते हैं ये इंडिया यहाँ पहुँच जाता है या इधर टकरा जाता है, यूँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पहुँचता है ना, तो आप देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले एक समंदर हुआ करता था, आप देख सकते हैं ये जो समंदर है इसका नाम था टीथस। क्या नाम था? टीथस, ठीक है, टीथस समंदर था। अब इस समंदर के साथ ना हमेशा ही एक ना टर्म जोड़ी जाती है, जब आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, जियोसेलाइंस। इसका मतलब क्या है? ये समंदर जो है ना, अब डेफिनेटली ना समंदर में बहुत सारी नदियाँ आती हैं, तो यहाँ से ऊपर से ना बहुत सारी नदियाँ आती होंगी जो इस समंदर में गिरती थी, और अपने साथ ये बहुत सारे ना पत्थर
या अपने साथ बहुत सारी क्या चीज़ें लेके आती थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं पत्थर हो गए या फिर अपने साथ ये रेता बजरी ये सब चीज़ें लेके आती थी। और जब ये इन सब चीज़ों को लेके आती थी तो इन सब चीज़ों को ना हम लोग ज्योग्राफी के टर्म्स में सेडिमेंट्स कह देते हैं। इन सेडिमेंट्स को ना ये यहाँ पे ना इकट्ठा करती थी, इस वजह से ना ये उथला हो गया था। ठीक है, और इसी उथलेपन को ज़मीन के दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये टर्म क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जब हम देखते हैं कि भारत, आज का जो भारत है ना, जब यहाँ पहुँचा होगा, इस जगह पहुँचा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दूसरे कलर से ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो टीथस सी है ना, ये और सकरा होता जा रहा है, और सकरा। इसकी हम देखते हैं कि जो हम देखते हैं कि डायमेंशंस हैं वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जब इसकी डायमेंशंस कम होती जा रही है ना, जब ये सकरा होता जाता है ना, तो सकरा होते हुए यहाँ पे जो हम देखते हैं कि सेडिमेंट जो है ना वो और ज़्यादा हम देखते हैं कि क्या हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। और ऊपर उठते वो हम देखते हैं कि एक जगह में कंसंट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं के कंसंट्रेशन की वजह से जैसे जैसे ना ये इंडिया ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ये इंडिया ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये और ज़्यादा सकरे होते जाएंगे और ये ऊपर की तरफ उठने के लिए मजबूर होते जाएंगे। और जब ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगे ना, तो यहीं पे हम देखते हैं बनेगी एक पर्वत श्रृंखला, इन्हीं से एक पहाड़ बन जाएंगे। पहाड़ क्या होता है, पहले ये देखो, पर्वत, इन्हीं से एक पर्वत श्रृंखला बन जाएंगी। तो यहाँ पे माउंटेन क्या होता है, माउंटेन रेंज क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहाड़ एक यहाँ पे क्या बन जाएंगे, पहाड़ माउंटेन बन जाएंगे, या फिर क्या बन जाएंगे, माउंटेन रेंजेस बन जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं पहाड़ों की बात कर लें तो पहाड़ होते क्या, अगर आप पहाड़ की बात करोगे, ठीक है, अगर आप बात करोगे किसकी, माउंटेन की, तो पहाड़ कुछ और नहीं है, बस पहाड़ क्या है, हम देखते हैं इट इज अ एलिवेटेड लैंड। ठीक है, एलिवेटेड मतलब उठा हुआ लैंड। पहाड़ क्या होता है, देखो ये बाकी आसपास की जमीन के कंपैरिजन में उठा हुआ होता है, और उसका एक क्या होता है, पीक होता है, चोटी होती है। ठीक है, और जब ना ये पहाड़ का नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं बेस। जब बेस से आप पीक की तरफ जाओगे ना, तो ऊपर की तरफ जाते जो सरफेस एरिया है ना पहाड़ का, वो कम होता जाता है। इसी वजह से पहाड़ पे आपको स्लोप देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर किसी चीज़ को इकट्ठा करते जाएं तो उसका यूँ ढेर बन जाता है ना, जिसको रूढ़ भी कह देते हैं। ठीक है, पहाड़ी में तो ये जो ढेर बन गया ना, ये एक तरीके का पहाड़ ही है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ना ढेर लग गए, किसके ढेर लग गए, जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, जो यहाँ पे सेडिमेंट्स थे ना, उनके यहाँ पे ढेर बनना शुरू हो गए, और उन्हीं ढेरों की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे ना एक माउंटेन रेंज बन गई। अब पहाड़ तो हमने समझ लिया, माउंटेन रेंज भी समझ लेते हैं। जब ना एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, चौथा पहाड़, पांचवा पहाड़, यूं, या फिर एक पहाड़ के आगे दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, यूं, जब पहाड़ ना लाइन में अरेंज हो जाते हैं, जैसे ये देखो, ये तो इसको हम क्या कह देते हैं, माउंटेन रेंज कह देते हैं। ये दो माउंटेन रेंजेस बन गए मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं एक के आगे एक के आगे एक, ऐसे यूं हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, बहुत सारे पहाड़ आ गए, जो किस वजह से बने थे, टीथस सी में जितना भी हम देखते हैं सेडिमेंट्स हैं उनके इकट्ठा होने से। और इन हम पहाड़ों को आज किस नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालयास के नाम से, ट्रांस हिमालयास के नाम से जानते हैं। अब जब ये तो बन गए, अब एक वक्त ऐसा आ गया कि भारत की, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो भारत की हम देखते हैं कि जो इंडिया, आज का इंडिया है, इंडिया की जो हम देखते हैं, ये देखो, ये पूरी की पूरी चट्टान है ना, जो समंदर में यूं आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये चट्टान, जब ये ऊपर वाली चट्टान है, ऊपर वाली चट्टान का नाम है यूरेशियन चट्टान। अभी यूरेशिया भूल जाओ, इस टाइम पे कुछ इसमें बदलाव हो चुके थे और ये इसको क्या कहने लगे हम, यूरेशिया। अब यूरेशियन चट्टान से जब ये चट्टान टकराती है, जब हमेशा याद रखना दो चट्टानें यूं आपस में टकराती हैं, अब क्या हो रहा है, ये क्यों टकरा रही है, क्योंकि देखो एक टर्म है, जिसको मैं तुम्हें ज्योग्राफी में ही समझाऊंगा, अदरवाइज लेक्चर बहुत खिंच जाएगा, लंबा हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि ये देखो, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि बिल्कुल भी ये ना हो कि हमें बिल्कुल ही पता ना चला। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, ये मान लो ये है हमारी प्यारी धरती, जिसके अंदर हम लोग, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। इसकी ना, इसकी भी बड़ी सारी परतें हैं। जो सबसे अंदर की परत है ना, इस परत को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोर। ठीक है, इसमें लोहा और निकल है।
आयरन और निकल है। इसके ऊपर ना बहुत सारा ना यहाँ पे इस जगह पे मैग्मा है। क्या है? बहुत सारा मैग्मा है, इधर यूं मैग्मा है। ठीक है, और ये जो मैग्मा है ना, ये मैग्मा बहुत ही गर्म है। ये गर्म क्यों है? ये पिघली हुई चट्टानों से बना हुआ है। बेसिकली यहाँ पे चट्टानें पिघली कैसे, तो हम देखते हैं इसको ना, इस जो ये मैग्मा वाली परत है इसको मैंटेल कहते हैं। इसके ऊपर एक और भी परत रहती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट, जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं, ये क्रस्ट वाली परत भी। अब आपको देखने में ये छोटी सी लग सकती है, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कम से कम ये 100 मीटर 100 किलोमीटर, ठीक है 100 किलोमीटर इसके ऊपर, ये वाला जो पॉइंट होगा इस पॉइंट के ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर पत्थर है। तो उनके वजन से यहाँ पे नीचे जो चट्टानें हैं उनके ऊपर क्या बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बन रहा है। ये टेम्परेचर क्यों बन रहा है? तो एक आदमी है, गेल लुसैक कहते हैं, उसने एक, हम देखते हैं कि नियम बताया था, एक लॉ बताया था। आप प्रेशर कुकर में भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा घर में सारों ने प्रेशर कुकर को, जो प्रेशर कुकर होता ना, आपने उसको देखा होगा। ये कुकर है, प्रेशर कुकर बंद रहता है, एनक्लोज सिस्टम आ गया, ठीक है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि इसमें हम हीट देते हैं, जैसे ही हीट बढ़ाते हैं अंदर क्या बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। किसका? प्रेशर कुकर में ना कभी भी खाना अगर आप बनाओ ना तो बिना पानी की तो नहीं बना पाओगे ना, अंदर पानी डालना पड़ता है। अब जैसे हीट बढ़ाओगे, ये पानी क्या करता है, भाप में बदल जाता है, और भाप क्या करती है, अंदर प्रेशर बना देती है। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हम देखते हैं कि सिटी को वो ऊपर की तरफ धकेलती है, और यहाँ से हम देखते हैं क्या निकल जाता है, एक्स्ट्रा भाप निकल जाती है। और जैसे ही टेम्परेचर, देखो अब यहाँ पे प्रेशर कुकर में ये मैकेनिज्म क्यों बनाया गया, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी और बर्तन में खाना बनाए ना तो टाइम बहुत लगता है, लेकिन प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही अंदर ना प्रेशर बढ़ता है ना, प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है ना। आज जो आप लोगों में से जिसको पता होगा कि ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, अल्फा, इसका मतलब होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी हम कभी बाद में समझेंगे, अभी आज इस पे चर्चा नहीं करेंगे। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अगर एक सिस्टम की बाउंड्रीज बंद हो, या कोई एक बर्तन है जिसकी बाउंड्री बंद है, उसके अंदर अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अगर पतीले में चावल बनाओगे तो आधा घंटा लेंगे, और अगर कुकर में बनाओगे तो वक्त कम लगेगा, है ना। अब इसके ऊपर सीटी इसलिए लगाई जाती है, सीटी को कोई लेना देना नहीं है, ताकि इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो कि कुकर फट ही जाए। और अगर ये सीटी ब्लॉक होगी ना तो कुकर फट भी सकता है। आपने कुकर फटने की घटनाओं के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि इसको अगर आप धोगे नहीं, साफ नहीं करोगे अच्छे से, तो ये फट भी सकती है, तो उसका ख्याल रखना है। तो वैसे यहाँ पे आप देखो तो एक तरीके का बाहर जो है ना, ये चट्टानों ने घेर के रखा हुआ है किसको, अंदर यहाँ पे मोल्टन स्टेट में पिघली हुई चट्टानों को। तब पिघली हुई चट्टानों के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर किस वजह से पड़ रहा है, ये आपको यहाँ पे जो ऊपर चट्टानें दिख रही है ना, इनके वजन की वजह से यहाँ पे जो चट्टान है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। ऐसा क्यों, देखते हैं। ये जो ऊपर की चट्टानें हैं इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास, यानी इनका कुछ ना कुछ भार होगा, ठीक है। अब ये भार जो है, इस भार को आप देखो, एक धरती में चीज इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, एज पर एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जितना भी हम देखते हैं मास है उसको धरती अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो मतलब ये जो यहाँ पे भार है इसको क्या करेगी, ऊपर चट्टानों का भार है, धरती अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है। अब नीचे की तरफ खींचेगी, कंटिन्यूसली खींचेगी। अब यहाँ पे ये मार्कर रुका हुआ है, ठीक है। तो आपने याद रखना इसका क्या है, कुछ भार है, ठीक है, इसका कुछ भार है। अब इसका जो भार है हम देखते हैं उसको कहेंगे मास। अब इसकी स्पीड क्या है, रुका हुआ है 0। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूं इसकी कुछ स्पीड होगी, क्योंकि ये चलने, पहले इसकी स्पीड 0 थी, अब ये चलने लगा, है ना। इसकी स्पीड होगी, पहले 0 थी अब कुछ हो गई, हमें नहीं पता कितनी। अगर स्पीडोमीटर लेके आओगे तो तुम मेजर भी कर सकते हो, हमें नहीं पता कितनी, लेकिन ये कुछ स्पीड थी अब बढ़ गई, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी। तो हम देखते हैं कि जब भी आप गाड़ी का एग्जांपल ले लीजिए, आप गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं
और गाड़ी रुकी हुई है, तो जब गाड़ी रुकी हुई होती है तो उसकी स्पीड क्या है, 0। अब वहां पे एक पैडल लगा होता है, जैसे आप उस पैडल पे पैर रखोगे गाड़ी चलने लगती है, मतलब गाड़ी की कुछ स्पीड हो गई है, तो आप उस पैडल को कहते हैं एक्सेलरेटर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गाड़ी को एक्सेलरेट करता है। यहां से हम क्या समझे, एक्सेलरेशन। जब किसी वस्तु की या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाती है तो हम कहते हैं क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गई है। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, क्या हो गई है, एक्सेलरेशन हो गई है। ठीक है, अच्छा, गुड माय पॉइंट। तो अब हम देखते हैं कि सिमिलरली अब यहाँ पे इसको मैंने पकड़ा हुआ है, इसीलिए धरती इसको अपनी तरफ खींच नहीं पा रही है, जैसे ही मैंने छोड़ दिया ये नीचे चली जाएगी। तो वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या कर रही है, धरती इसको अपनी तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो हम देखते हैं ये जो मास है इसको धरती कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, इसकी वजह से इस मास में एक्सेलरेशन आ रही है। अब देखो मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन कहता है मास एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन फोर्स होता है। ठीक है, अब देखो फोर्स का मतलब होता है बल। ये मेरा हाथ है, इसका कुछ भार है, ठीक है, इससे मैं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, ठीक है, इससे मैं अगर, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अपने हाथ को यूं नीचे 90 डिग्री के एंगल पे यूं दबाता हूं, तो जो नीचे का सरफेस है उस पर दबाव महसूस होगा। हम कहते भी हैं कि जी दबाव महसूस हो रहा है। ठीक है, तो दबाव कुछ और नहीं, प्रेशर है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं फोर्स जो है 90 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है तो हम कहते हैं क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो जब हम देखते हैं कि ये नीचे की तरफ जाएगा तो 90 डिग्री के एंगल पे ही तो नीचे ये फोर्स लग रहा है, इस वजह से हम देखते हैं कि जो नीचे की चट्टानें हैं इन पे क्या बन जाता है, इन पे प्रेशर लगता है। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा ये गर्म भी हो जाएंगी। इसका मतलब ये नीचे वाली चट्टानें ज्यादा गर्म होगी, ये ऊपर वाली कम गर्म होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये ऊपर वाली चट्टानें है ना भैया, ये ऊपर वाली चट्टानें, इनके ऊपर बस इतना वजन है, लेकिन नीचे वाली चट्टानों के ऊपर तो इतना ज्यादा वजन है। मतलब माफ कीजिएगा, अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो चीजें हैं उनका टेम्परेचर कम रहेगा क्योंकि प्रेशर भी कम है, और इनका टेम्परेचर जो है, इनको T1 मान लीजिए, नीचे वाले का टेम्परेचर T2 मान लीजिए, ऊपर वाले का T1 मान लीजिए। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि T2 जो टेम्परेचर है वो T1 से ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे प्रेशर भी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले जो यहाँ पे चट्टान है उनके ऊपर कुल भार जो है वो ज्यादा है। माफ कीजिएगा, सर्दी का मौसम आ रहा है, मुफ्त में जुकाम भी लाता है। चलो आगे चलते हैं। तो यहां पे आपने गौर देना है। आपने देखा होगा, अब एक और चीज है यहां पे, इस वजह से ये चीजें तो पता चल गई कि नीचे की चट्टानें ज्यादा गर्म है, ऊपर की कम। सर्दियों में देखो, हिमाचल के लोग, आप सर्दियों में नहाने के लिए पानी तो गर्म ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग बाल्टी में पानी डाल के या टब में पानी डाल के भी नहाए होंगे। जब भी तुम नहाने के लिए गर्म पानी लेते हो, उसको थोड़ा हम देखते हैं कि तुम क्या करते हो कि गुनगुना करने के लिए इसमें ठंडा पानी भी मिलाते हो। तो कभी ठंडे पानी के ऊपर गर्म पानी डालना, ऊपर का पानी तो गर्म गर्म रहेगा, मस्त रहोगे, नीचे से जब तुम जग निकालोगे ठंडा पानी आएगा। ऐसा क्यों? या फिर हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि गर्म पानी को हमेशा नीचे डालते हैं, उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, अपने आप वो मिक्स हो जाता है। अगर आपने देखा होगा एसी जो है वो हमेशा कमरे के ऊपर लगाया जाता है और हीटर नीचे। ऐसा क्यों? इसका जवाब एक ही है, गैसेस और लिक्विड, इनको कहते हैं फ्लूइड, क्योंकि ये फ्लो करते हैं, बहते हैं। और इनकी एक प्रॉपर्टी है, याद रखना, जो भारी गैसेस है ना, आपने सुना होगा वो हल्की होती हैं, वो हमेशा, सॉरी माफ करना, जो गर्म गैसेस हैं वो हल्की होती हैं, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं, और जो भारी गैसेस हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। इसके ग्रेविटी का फंडा है, इसको बाद में हम कभी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, या आपने सुना होगा कि गर्म पानी हल्का होता है, ये ऊपर की तरफ अपने आप आ जाता है, और जो ठंडा पानी है वो अपने आप नीचे की तरफ चला जाता है क्योंकि भारी। समझ गए मेरी बात? तो सेम फंडा यहां पे है, जो गर्म लावा है ये अब ऊपर की तरफ जाने लगता है क्योंकि हल्का है, और यहां पे कंपैरेटिवली लावा जो है हल्का है, वो नीचे की तरफ जाने लगता है। अब देखो यूं गोल 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 ये जो लावा है ये घूमने लगा। अब लेकिन खुद एक बात पे ध्यान देना, अब जो ये लावा यहाँ पे गर्म था, ऊपर पहुंच गया तो ठंडा नहीं हो जाएगा, और ये नीचे वाला जब
सॉरी ऊपर वाला जब नीचे आ गया तो ये गर्म हो जाएगा। तो फिर से हम देखते हैं ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी, इस वजह से एक साइकिल चलता रहेगा, एक गोल 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 प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट ऑफ मैग्मा। इसकी वजह से देखो यहाँ पूरे के पूरे हम देखते हैं धरती में ये कन्वेक्शन करंट ऐसे चलते रहते हैं, यूं अलग अलग दिशा में यूं चलते रहेंगे। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अब एक और चीज समझते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। अब आपने कभी ना लेक के किनारे गए होंगे, किसी भी लेक के किनारे या किसी भी नदी के किनारे, या जब बारिश में पानी आता है तो उसके ऊपर ना आप एक कागज की कश्ती लगाना, कागज की कश्ती बनाई और उसके ऊपर रख दी। कागज की कश्ती जो है पानी के ऊपर तैरती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आसान भाषा में कहूँ तो। जो ये कागज की कश्ती है, इसकी डेंसिटी जो है, इसका जो घनत्व है ये, ठीक है, ये जो घनी है, कम घनी है, किससे? पानी से, जिसके ऊपर तैर रही है। अगर मैं यहाँ पे सिक्का फेंकूँ तो सिक्का डूब जाएगा, क्योंकि सिक्का जो है वो क्या है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि जिस चीज़ की डेंसिटी कम है, अगर वैसी चीज़ को किसी लिक्विड के ऊपर रखा जाए जिस लिक्विड की डेंसिटी उस चीज़ से ज़्यादा हो, तो उस चीज़ के ऊपर तैरने लगती है, जैसे कश्ती तैरने लगती है पानी के ऊपर। उसी तरीके से जो क्रस्ट है ना, बेशक ये सॉलिड है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है ना वो कम है, किसकी डेंसिटी से? नीचे जो मैग्मा है उसकी डेंसिटी से, इसीलिए ये मैग्मा के ऊपर तैर रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, अब देखो इस कश्ती में इंजन नहीं है, वैसे ही क्रस्ट में इंजन नहीं है, क्रस्ट अपने आप नहीं चल सकती है, ये कश्ती भी अपने आप नहीं चल सकती है। अब ये जो कश्ती है ना, जिस दिशा में ये पानी जाएगा उस दिशा में चलती जाएगी, ये आपने देखा ही होगा। वैसे ही जिस दिशा में ये मैग्मा जाएगा ना, उस दिशा में क्रस्ट भी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्मा की दिशा ये है, तो ये जो भाई साहब क्रस्ट ऊपर का क्रस्ट है ये ऐसे जाने लगा, और ये इधर। अब देखो, आप देखोगे यहाँ पे एक तरफ से मैग्मा क्रस्ट को इस तरफ खींच रहा है, एक तरफ से इस तरफ से खींच रहा है। तो अब जो चट्टानें ये ब्रिटल होती है, टूटने वाली होती है, जब इनको आप बहुत ज़्यादा खींचोगे, बहुत ही ज़्यादा खींचोगे तो ये टूट जाएंगी। क्या कर जाएंगी? टूट जाएंगी। और जब ये चट्टान यहाँ से टूट जाएगी ना, तो यहाँ पे आप देखोगे एक, हम देखते हैं कि क्रस्ट के दो हिस्से हो गए। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे भी चट्टान टूट गई, यहाँ पे भी चट्टान टूट गई। अब इन चट्टानों के टूटने से जो क्रस्ट है वो अलग अलग हिस्सों में टूट चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे टूट जाएगी ये चट्टान। ठीक है, जो क्रस्ट है वो टूट गई है। अब इसके बहुत सारे अलग अलग हिस्से बने हैं, और वो जो एक हिस्सा है ना, एक जो हिस्सा बना है, इस एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? प्लेट कहेंगे। कौन सी प्लेट? टेक्टोनिक प्लेट। तो ये कौन सी प्लेट बन गई? टेक्टोनिक प्लेट बन गई। अब ऐसी ही बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेटें बनी हुई हैं धरती में। ठीक है, अब उसी में से, ठीक है, अब कई बार क्या होता है, अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और पेज लेते हैं, उसमें समझेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी का है, लेकिन आपको थोड़ी समझ बनाने के लिए यहाँ पे जरूर बताने की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपने ध्यान देना है यहाँ पे कि ऐसी ही धरती पे एक प्लेट थी, जो कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट है। और ऊपर एक प्लेट है जिसका नाम क्या है? यूरेशियन प्लेट। ये दो प्लेटें थी। अब जिस तरीके से ना यहाँ पे हमने देखा ना कि दो, कई बार हमने देखा कि दूर दूर जा रही है। अब ये जो प्लेट है ना, कई बार ना जो कन्वेक्शन मूवमेंट होती है ना, वो इस तरीके से होती है। जैसे ना आप देख सकते हैं कि ये प्लेट, अब ये कन्वेक्शन मूवमेंट अगर इस दिशा में होती, यूं होती अंदर वाली, तो ये वाली प्लेट यूं इस तरफ बढ़ रही है, ये वाली प्लेट इस तरफ बढ़ रही है। मतलब दोनों जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही। जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हो ना, जब चीजें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और एक तरफ आ रही हैं, एक ही दिशा में आ रही हैं, और वो जुड़ने वाली हो और जुड़ जाएं, तो चीज को हम कहते हैं कि ये क्या करने वाली है? कन्वर्ज करने वाली है, मिलने वाली है। और इस तरीके की मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग मूवमेंट।
तो जब कोई दो प्लेटें इस तरीके की मूवमेंट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मूवमेंट, या आपस में एक दूसरे की तरफ यूं आती जाती हैं दो प्लेटें, और आपस में ये दो प्लेटें आके क्या करेंगी, अब हम देखते हैं भिड़ जाएंगी। ठीक है, दो प्लेटें यूं भिड़ जाएंगी। तो पहले तो ये आपस में भिड़ेंगी, अब इसके बाद क्या होगा कि कंटिन्यूस एक दूसरे पे जोर लगा रही है, तो इस वजह से एक प्लेट जो है वो हम देखते हैं कि यूं नीचे धंस जाएगी, एक प्लेट यूं नीचे धंस जाएगी और एक प्लेट यूं ऊपर उठ जाएगी, और इन दोनों प्लेटों में फोल्ड आ जाएगा। अब इसी फोल्ड की वजह से ना पहाड़ बन जाएंगे, और क्योंकि ये पहाड़ इस फोल्ड की वजह से बने, तो इस तरीके के पहाड़ों को हम क्या कहेंगे, फोल्ड माउंटेन। दुनिया में ना अलग अलग क्लासेस में बांट सकते हैं हम माउंटेन्स को, अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे। एक क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम देखते हैं कि कोई पहाड़ कैसे बने हैं, उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके के पहाड़ है, वोल्केनिक पहाड़ हैं, हम देखते हैं कि ब्लॉक पहाड़ हैं, फोल्ड माउंटेन्स है, रेलिक माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन है। उसी में से हम देखते हैं फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, हमने देख लिया। अब वैसे ही हुआ, एक प्लेट यूरोप की और एक इंडिया की, सॉरी यूरोप की नहीं, यूरेशिया की, यूरेशियन प्लेट के साथ जब इंडियन प्लेट टकराई, तो इसको यूँ देखते हैं, मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, ये दो प्लेट्स। जब ये आपस में टकराई तो इनमें से जो एक प्लेट थी ना वो यूं नीचे धसक गई, और दूसरी प्लेट जो है उसमें भी मोड़ आ गया और ये यूं ऊपर की तरफ चढ़ गई। और जब ये ऊपर की तरफ चढ़ गई तो इससे देखो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे। और यही फोल्ड माउंटेन है भैया, जब इसी तरीके के फोल्ड माउंटेन बने ना शुरुआती तौर पे, जब ये टकराई तो उसी टाइम पे हम देखते हैं हमारे पास क्या बने, द ग्रेट हिमालयास। अब देखो, अब ये जो हमने देखा था ना कन्वेक्शन करंट, यहाँ पे जो हमने ये देखो, ये कई लाखों करोड़ों सालों के लिए चल सकता है। और जिस कन्वेक्शन करंट की वजह से हम देखते हैं ये दोनों प्लेट टकराई थी, वो अभी भी चल रहा है। मतलब इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के सामने के साथ टकरा रही है, रगड़ खा रही है, और ऐसा कई सालों के लिए होता रहा। तो हम देखते हैं पहले ग्रेट हिमालयस बन गए ना, इसके बाद ना और प्लेट में फोल्ड आने लग पड़े। ठीक है, लेकिन वो प्लेट फोल्ड थोड़े छोटे थे तो पीछे भी यूँ फोल्ड आने लग पड़े। तो यहाँ पे भी क्या बन गए, एक माउंटेन्स बन गए जिनको हम आज लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लेसर हिमालयस के नाम से जानते हैं। तो हमें क्या पता चला, सबसे पहले काराकोरम, ज़ंस्कार, लद्दाख, कैलाश, ये सारे के सारे जो लास्ट लेक्चर में बता गया था आपको, जिनको हम ट्रांस हिमालयस कहते हैं, पहले ये बने, फिर ग्रेटर हिमालय जो सबसे विशाल सबसे ऊंचे हैं ये बने, उसके बाद हम देखते हैं लेसर हिमालयस बन गए। अब यहाँ पे पहाड़ बन गए। ये पहाड़ इतने विशाल और इतने ऊंचे थे कि उनके ऊपर पानी जो है अब जमने लगा, इनके ऊपर बर्फ गिरने लगी, इनके ऊपर ग्लेशियर बनने लगे। ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट है, नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर कहते हैं कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाएगा। तो ऊपर जाते ही टेम्परेचर गिरने लगा है। जब टेम्परेचर गिरने लगा तो वहाँ पे ग्लेशियर्स, लेक्स, ये सब कुछ बनने लगे। और हम देखते हैं कि ठीक है, यहाँ से इस तरफ क्या आने लगा, यहाँ पे कुछ नदियाँ भी बनने लगी और उनके नदियों के साथ उनके सेडिमेंट्स भी आने लगे। लेकिन ये मूवमेंट रुकी नहीं, चलती रही चलती रही चलती रही, प्लेट ऊपर नीचे हो रही है। तो इन सेडिमेंट्स के अब धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स भी क्या होने लगे, ये सेडिमेंट्स भी पहाड़, यहाँ पे पहाड़ बनाने लगे। ठीक है, क्योंकि प्लेट अभी भी खिसक रही थी। और ये जो सेडिमेंट से पहाड़ बने हैं ना, ये कोई और नहीं, शिवालिक पहाड़ है। तो यहाँ पे हमने देखा आज कि किस तरीके से जो पूरे की पूरी मूवमेंट है, ठीक है, गोंडवाना लैंड मास से कैसे इंडिया अलग हुआ, फिर किस तरीके से वो यूरेशिया की तरफ आया और इससे कैसे अलग अलग फेजेस में ये पहाड़ बने। इन पहाड़ों के बारे में नो डाउट अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत बड़ी ना लगेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पहाड़ है इनको हम क्या कहते हैं, ये ऊपर वाले ये जो पहाड़ है इनको हम कहते हैं काराकोरम पहाड़, सॉरी इनको कहते हैं ट्रांस हिमालयस। अब जो जिनको आज हम द हिमालयस कहते हैं ना, वो कोई एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, उसमें बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे ऊपर वाली को कहते हैं हम लोग ट्रांस हिमालयस, जो कि मैंने बताया कि कैसे बनी थी। इनका देखो, अगर आप देखोगे तो इनमें ना रंग भी आज भी इनका रंग काला दिखता है, काले रंग के या डार्क कलर के दिखते हैं।
कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ जियोलॉजिस्ट का कहना है, जियोलॉजी की स्टडी करने वाले लोगों का, कि टीथस सी में जो मरीन एनिमल रहे होंगे उनके फॉसिल्स की वजह से भी ये रंग वहाँ पे देखने को हमें मिलता है। अब यहाँ पे जो काराकोरम के पहाड़ हैं, ठीक है, सबसे ऊपर ये आते हैं ट्रांस हिमालयाज में, इनके नीचे लद्दाख के पहाड़, फिर जंस्कार के पहाड़, और जंस्कार के आगे ही उसकी एक एक्सटेंशन आपको कैलाश रेंज देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको सबसे बड़ी और सबसे विशाल यहाँ पे माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, द ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, क्या नाम है इसका? द ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा विशाल आप लोगों को ये माउंटेन रेंज जो है ये देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसकी अगर हम बात करें तो आर्कियन तरीके के रॉक हैं, ये अलग आपको जियोलॉजी में एक टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा आर्कियन रॉक्स क्या होते हैं। आर्कियन रॉक से बनी है, जो हम देखते हैं नंगा पर्वत से होके नामचा बरवा, यहाँ पे नंगा पर्वत से होके यहाँ तक नामचा बरवा पर्वत तक ये आगे बढ़ते हैं, एक आर्क सी बनाते हैं। आगे पूर्वांचल में, पूर्वांचल के पहाड़ों में ये बदल जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो हमने देखा लेसर हिमालयास, जिसमें हम देखते हैं पीर पंजाल, धौलाधार, ठीक है, मसूरी रेंज, ठीक है, उसके बाद नाग टिब्बा रेंज, उसके बाद हम देखते हैं महाभारत रेंज, ये पहाड़ आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डिसकंटिन्यूस लेकिन बहुत ही लंबी रेंज, लास्ट शिवालिक रेंज, जो मैंने आपको बताया सेडिमेंट से बनी। तो इस तरीके से अलग अलग हिमालयास की जो रेंजेस हैं उनका जन्म हुआ, वो बनी, और उनकी गोद में हिमाचल भी बना। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार एक और इमेज में इनको देख सकते हैं, इस इमेज के साथ इसको भी समझाऊंगा, और एक एक जो हम देखते हैं माउंटेन रेंज है इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। मैं दुआ करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिले, और उस सफलता में जो है हमारा भी कुछ ना कुछ भागीदारी हो। हैव अ गुड टाइम।